नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 29 सितंबर और दिन सोमवार। तो आज हम लोग करंट अफेयर के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी क्लास। फोकस होकर बैठ जाइए। एक चीज़ और आपसे मुझे बताना है कि देखिए यहाँ पर संडे का गैप मैं करती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि सैटरडे या संडे किसी भी करंट अफेयर या कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सारे यहाँ पर कवर रहता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा एक ब्रेक जो संडे का होता है वो ज़रूरी है और आपके लिए रिवीजन आवश्यक है। संडे का दिन ऐसा करा करिए कि रिवीजन किया करिए जो आपने हफ्ते भर पढ़ाई की है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान आधिकारिक रूप से किस तिथि को रिटायर हुआ? तो देखिए 26 सितंबर 2025 ये डेट आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए जो मिग-21 था वो शामिल कब हुआ था? तो वो हुआ था 1963 में, वायुसेना में शामिल हुआ था, ठीक है। तो अब इसका अलविदा हो गया है। अलविदा मिग-21। इस समारोह में जो चंडीगढ़ में हुआ था, यहाँ पर रक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। तो ये आप देखिए, ये हो गया। और ये ध्यान रखना है ये कहाँ पर हुआ ये समारोह, तो ये चंडीगढ़ में हुआ, ठीक है। तो इतने 60 सालों की करीब सेवा के बाद से मिग-21 अब रिटायर हो चुका है। आपको ये डेट याद रखनी है। आगे देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में कैंसर की जटिल सर्जरी के लिए किस रोबोट को शामिल किया गया है? राइट आंसर है द विंची रिपोर्ट। द विंची रिपोर्ट पिक्चर देख लीजिए, कैंसर के लिए शामिल किया गया है। और एम्स ने इसे जो लॉन्च किया है एम्स के द्वारा, वो किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अंबेडकर। ये भी एक कैंसर हॉस्पिटल है, ठीक है। कैंसर हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो कैंसर हॉस्पिटल है ये भी एम्स की ही एक संस्था है जिसमें इसे लॉन्च किया गया है। देखिए मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण इस तरीके की तकनीकी अब अपनाई जा रही है भारत में। और मेनली अग्नाशय का कैंसर हुआ, महिलाओं में होने वाले कैंसर, तो इस तरीके से जो कैंसर है उसके इलाज की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में, ठीक है। एम्स नई दिल्ली। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने दुश्मन के हवाई खतरों को नाकाम करने हेतु 30,000 करोड़ का टेंडर हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल सिस्टम के लिए जारी किया है? राइट आंसर है यहाँ पर अनंत शस्त्र। ध्यान रखिए, अनंत शस्त्र। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए आखिर इसका विकास किसने किया? तो इसका विकास किया गया डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक। और इसकी स्थापना कब की गई थी डीआरडीओ की? तो ज्ञानवीरों इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, ठीक है। ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता देखिए, तो इसकी मारक क्षमता है 30 किलोमीटर, इसकी मारक क्षमता है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये है सतह से वायु पर मार करने वाली, ठीक है। सतह से वायु पर मार करने वाली। अभी भी ये आकाश मिसाइल के सहयोग से इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, के सहयोग से। अब देखिए मेनली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस टाइप की, किस श्रेणी की मिसाइल है। तो आपको मैं बता दूं QRSAM, ठीक है। QRSAM। तो यहाँ पे हो गया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको अनंत शस्त्र, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर किस राज्य में है। तो अब तो इसकी बहुत आने की ये है कि आ सकता है ये एग्जाम में, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब संभावना बहुत ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि इसे यूनेस्को के मैन एंड
बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में से भी चीज़ें याद रखनी है। आइए आगे इसके बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पॉइंट क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले ही बता दिया, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको मान्यता कैसे मिली है, तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB नेटवर्क में इसे शामिल किया गया है। ये निर्णय कहाँ पर लिया गया, क्वेश्चन यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 37वें अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में, और ये बैठक कहाँ हुई, तो ये हुई चीन के हांगझोऊ में। याद रखिए, ये चीन के हांगझोऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे कोल्ड डेजर्ट नहीं पूछा, या किसके अंदर इसको शामिल किया गया MAB, वो नहीं पूछा, तो ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिर इसे कहाँ पर शामिल किया गया, किस बैठक में, तो ये चाइना के हांगझोऊ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 7,770 वर्ग किलोमीटर है। विशेष पहचान क्या है, तो यहाँ पे ये भी जानिए, चंद्रताल झील। कई बार झीलों से भी आपको मिलान करने के लिए आ जाता है कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, तभी तो जाके एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। देखिए, तो चंद्रताल झील हो गया, स्पीति घाटी हो गया, ट्रांस हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए, पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 शीतल देवी और तोमन कुमार, देखिए ये दोनों ने जीता है पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, और शीतल देवी ने तो कमाल ही कर दिया। अब देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण तथ्य इसके। टूर्नामेंट पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, ये इसका नाम है। स्थान कहाँ पर, तो ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में हुआ। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2025 अभी ही हुआ है ये। महिला विजेता जो हैं वो जम्मू कश्मीर की हैं, और शीतल देवी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कहाँ से संबंधित हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। विशेषता क्या है, दोनों हाथ न होने के बावजूद गोल्ड जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज बनी है। ठीक है, पहली महिला तीरंदाज ये बनी है। तो आपको याद रखना है, गोल्ड मेडल जीतने वाली जिनके दोनों हाथ नहीं थे। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। अब इवेंट कैटेगरी कंपाउंड इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल रूप से जीता है ये। पुरुष विजेता के रूप में अगर बात की जाए तो वो तोमन कुमार है। भारत की उपलब्धि, इस प्रतियोगिता में भारत को तीरंदाजी में गोल्ड मेडल मिले। विशेष पहचान इसमें शीतल देवी को मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत के आधार कार्ड से प्रेरित होकर अनिवार्य डिजिटल ID योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के द्वारा, ये ज्ञानवीरों, ये घोषणा की गई है। ठीक है, कीर स्टारमर के द्वारा। अब अगर हम भारत में आधार की बात करें, तो UIDAI, ठीक है, ये इसकी एजेंसी थी जिसके सहयोग से इसे यहाँ पर भारत में लागू किया गया था। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पद, ये UIDAI। इसके अलावा देखिए, ये कब लागू किया गया था, तो 2010 में। सबसे पहली बार पायलट परियोजना के रूप में इसे महाराष्ट्र में, दिया गया था आधार को, वो भी नंदुरबार जिले में। ठीक है, नंदुरबार जिले के तंबोली गांव में सबसे पहला आधार कार्ड दिया गया था। तो सबसे पहली बार महाराष्ट्र में ज्ञानवीरों दिया गया था, ध्यान रखिए। इसी आधार पे अब देखिए ब्रिटेन में ये चीज़ें चलने जा रही हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही यात्रा कला किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर है पारंपरिक बंगाली रंगमंची लोक नाट्य। देखिए, ये जो यात्रा कला है उसके बारे में कहा जा रहा है, ये बिल्कुल अपने अंतिम सांसें गिन रही हैं। यानी कि यात्रा कला के बारे में अब लोग भूल चुके हैं, नहीं जानते हैं। दुर्गा पूजा के समय में पश्चिम बंगाल में इस यात्रा कला के लिए विभिन्न पंडाल लगाए गए हैं, ताकि इसके बारे में फिर लोग जाने कि आखिर ये होता क्या है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जैसे उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता चीज़ है। तो ये यात्रा कला, जिसे फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला BFI कप जो 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा का आयोजन कहाँ किया जाएगा, राइट आंसर है यहाँ पर चेन्नई। देखिए, पहला BFI कप ये जो है, देखिए ये किससे संबंधित है, अगर आपको पता हो तो
नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, बॉक्सिंग से ये संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहली बार देखिए, पहली बार ये हो रहा है 10 श्रेणी में इसका आयोजन कराया जाएगा, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। इसके साथ ही साथ देखिए इसमें गोल्ड यानी कि गोल्ड और गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों, ये दोनों पदक दिए जाएंगे, और इनसे जो जीत करके खिलाड़ी निकलेंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर आगे उनका चयन किया जाएगा। तो ये पूरा इसका मामला है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी होता है कि आखिर ये बीएफआई कप किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, या किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, बीएफआई कप जो हो गया आपका, ये आपका मुक्केबाज, ठीक है, मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, बीएफआई कप मुक्केबाजी से संबंधित है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफएसएसएआई ने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग विंडो किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की है। राइट आंसर है यहाँ पर फॉसकॉस फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है आखिर ऐसा पोर्टल लॉन्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी, द फूड लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट, ये ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए कंपनियों को, आप देखिए कंपनियां जिससे कि यहाँ पर पंजीकरण करा सकें, कंपनियों को पंजीकरण की सुविधा मिलने लग जाएगी अब यहाँ पर, और लाइसेंस की सुविधा। ठीक है, लाइसेंस की सुविधा, आखिर इसकी क्या आवश्यकता हुई, लाइसेंस की भी सुविधा, आखिर इसकी क्या आवश्यकता हुई। तो इसकी आवश्यकता ये हुई, जो भारतीय आयुर्वेद, जो प्राचीन आयुर्वेद है, जो प्राचीन आयुर्वेद का ज्ञान भारत में है, ठीक है, आयुर्वेद का ज्ञान भारत में है, उसे आधुनिक खाद्य पदार्थों के अनुसार पुनर्जीवित करना, आधुनिकता, उसमें आधुनिकता को ले आना, ये मेन उद्देश्य है, ताकि आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके। देखिए गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो ये है, जैसे कि योगा, आज से कुछ सालों पहले योगा को कोई नहीं जानता था, लेकिन भारत के प्राचीन संतों में और ऋषियों मुनियों में योगा विशिष्ट रूप से प्रचलित था, और उसी ज्ञान को निकाल के आज देखिए विश्व भर में योगा, और हम 21 जून मनाने भी लग गए योगा दिवस। तो इस तरह से पूरे विश्व में योगा को लोग अब जानने लग गए, भारत में हर परिवार में अब योगा है। लेकिन आप देखिए आयुर्वेद के लिए भी सरकार ने ये घोषणा की है कि योगा की ही तरह हम आयुर्वेद को भी पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में इसे हम फैलाएंगे। ठीक है, इसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविवार 28 सितंबर 2025 को दुबई में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी पर कितनी बार कब्जा किया। राइट आंसर है यहाँ पर देखिए 9 बार। मुझे तो नहीं लगता जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं उन्होंने एक बॉल भी मिस किया होगा कल, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर थी, तो लेकिन अच्छा रहा, खैर भारत की जीत हुई। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, फाइनल हुआ पाकिस्तान से, और कहाँ पर हुआ, दुबई में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, ये मैच हुआ दुबई में। एशिया कप था, भारत ने 9वीं बार इसमें खिताब को हासिल किया, इस खिताब को हासिल किया, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए इसका जो थीम है वो है पर्यटन, पर्यटन और सतत परिवर्तन। ठीक है, पर्यटन और सतत परिवर्तन, तो ये आपका हो गया इसका थीम। अब देखिए आखिर UNWTO यानी कि विश्व पर्यटन दिवस, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस, ये कब से मनाया गया ज्ञानवीरों। तो ये मनाया गया आपका 1980 से। ठीक है, 1980 से, जब इसका संविधान अपनाया गया था उसी तिथि से इसे अपनाया गया, यानी कि 27 सितंबर से। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसके हम स्थापना की बात करें, UNWTO जिसका हम बात कर रहे हैं, तो UNWTO की अगर स्थापना की बात करें तो ये है 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम मुख्यालय की बात करें तो ज्ञानवीरों वो है मैड्रिड,
और मैड्रिड कहाँ पर है आपको पता है क्या? बिल्कुल पता होगा। तो ये है आपका स्पेन में, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए 3 सुगंबर घोषित किए हैं, क्लच, मेपल और जायू। नीचे दिए युग्मों के अनुसार कौन सा कथन इसमें सही है? तो यहाँ पर देखिए ज्ञानवीरों, आपका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। क्लच अमेरिका, मेपल कनाडा और जायू मैक्सिको। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लच हो गया ये ईगल, ठीक है, क्लच हो गया ईगल। जो जायू जायू है वो मैक्सिको का है, वो टाइगर की प्रजाति को दिखा रहा है। और जो मैपल हो गया वो आपका कनाडा से संबंधित है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको तीनों ध्यान रखना है, तीनों, ठीक है, क्लच, मेपल और जायू। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, उद्घाटन मैच आखिर कहाँ खेला जाएगा फीफा 2026? तो उद्घाटन मैच खेला जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको सिटी में, जो कि मैक्सिको की एक बड़ा राज्य है, ठीक है, ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, जो पहले माइकोलॉजिस्ट बने हैं? राइट आंसर है यहाँ पर डॉक्टर कनद दास, डॉक्टर कनद दास, ये नाम याद रखिए। देखिए ये संस्था के सबसे पहले माइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, संस्था के पहले माइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें निदेशक के रूप में चयन किया गया है। संस्था के पहले माइकोलॉजिस्ट, तो आपको ध्यान रखना है। ये संस्था कार्य किसके अंतर्गत करती है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, ठीक है, जलवायु मंत्रालय। अब आपको बीएसआई के बारे में भी थोड़ी सी जानने की आवश्यकता है। बीएसआई के बारे में अब देखिए, इसके बारे में आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो 1890 में, बहुत मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे काफ़ी वर्षों पहले इसकी स्थापना हुई थी। और अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो वो है यानी ब्रिटिश काल में, ठीक। और मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुख्यालय आपका है कोलकाता, कोलकाता, इसे ध्यान रखिए, कोलकाता, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल का आधिकारिक स्थापना दिवस 27 सितंबर क्यों मनाया जाता है, जबकि कंपनी की पंजीकरण तिथि 4 सितंबर 1998 थी? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है क्योंकि उसी दिन गूगल ने खुद को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया था, ठीक है, इसी दिन लॉन्च किया था, जिसकी वजह से ये देखिए, और अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और उन्होंने भी नहीं सोचा था कि विश्व भर में गूगल इतना फेमस होगा। गूगल से ही फिर संस्था जुड़ी, जो उन्होंने मतलब लॉन्च किया वो था यूट्यूब। तो आज हम सब गूगल और यूट्यूब में प्रेजेंट टाइम में, इसके बगैर तो जैसे लगता है कि लाइफ ही नहीं चलती है। तो आप इसको देखिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। ये प्रयोगशालाएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोली जाएंगी? तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, 500 टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए नीति आयोग के अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत, ठीक है, इसी में चलाया गया अटल साथी, इसी में चलाया गया है यहाँ पर, यहाँ जम्मू कश्मीर में अटल साथी और फ्रंटियर, फ्रंटियर फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम, फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम। इसका जो उद्देश्य है फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम का, वो है आदिवासी पिछड़े जगह पर नवाचार को बढ़ावा देना, वहाँ पर छोटे छोटे एमएसएमईज को बढ़ावा देना, ताकि वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अटल साथी भी इसी तरह से। लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 500 अटल टिंकरिंग लैब की बात की जा रही है, वो आपका है जम्मू कश्मीर, आपको इसको ध्यान रखना है। और देखिए ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में ही, कश्मीर विश्वविद्यालय में ही लॉन्च किया गया। तो आप जानते रहिए विश्वविद्यालय में ही ये लॉन्च किया गया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मोदी सरकार ने 75 लाख महिलाओं के लिए 7,500 करोड़ की यह योजना किस राज्य में शुरू की है? राइट आंसर है यहाँ पर बिहार। तो देखिए, बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर घोषणा की जा रही हैं। अब देखिए, फिलहाल यहाँ पर महिलाओं को मेनली रोजगार देने के लिए जो इस योजना का नाम है वो है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, महिला रोजगार योजना है। और इसी के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे खाते में दिए जाएंगे। ठीक है, खाते में दिए जाएंगे। अगर मतलब छोटे छोटे अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हुए महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, छोटे छोटे व्यवसाय, उसके लिए ये हेल्प की जाएगी। न्यूक्लियर फैमिली से वो महिलाएं बिलोंग करती हों, न्यूक्लियर फैमिली से, ये सारी पात्रता की शर्तें हैं। ठीक है, पात्रता यानी योग्यता जिनको मिलेगा ये। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और इसके साथ आप देखिए, जो उनकी एज है वो है 18 से 60 वर्ष। ठीक है, 18 से 60 वर्ष उनकी एज होनी चाहिए। अगर उन्हें सफलता मिल जाती है उस आधार पर फिर बाद में 2 लाख रुपए का भी सहयोग 2 लाख का भी सहयोग सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये पूरी योजना है जो कि बिहार में लागू की गई है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। पत्रकार अमशी प्रसन्न कुमार को वर्ष 2025 में कौन सा कृषि मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर होम्बले संहिता हन्नी कुमार एलुमनी पुरस्कार। तो ध्यान रखिए, कृषि मीडिया के क्षेत्र में यानी कृषि से संबंधित चीज़ों का इन्होंने पत्रकारिता की है, तो उस पर इन्हें पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है, पत्रकार का नाम है अमशी प्रसन्न कुमार। तो ये ध्यान रखिए। चलिए ज्ञानवीरों, आज यहाँ पर अपना सेशन कंप्लीट होता है। फिर आपसे मिलती हूँ कल और कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।